प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक बहुत बड़ा खतरा देश के लिए आज मैं आपके सामने लाना चाहूँगा। यानी चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन है हमारा, वो निष्पक्ष और सही समय से, सही तरीके से, स्वच्छ तरीके से चुनाव कराने के लिए होता है। बिल्कुल उसमें किसी किस्म की कोई धांधली, इसलिए ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी है यानी इनका जो भी है सारा कंप्लीट जो लेखा जोखा होता है सारा राष्ट्रपति महोदय के नीचे होता है। इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये स्वायत्त संस्था है। इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। भारत सरकार इसको दखल दे नहीं सकती है। लेकिन वर्तमान में पिछले 8 साल में ये दफ्तर केवल भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। चुनाव आयोग का जो ऑफिस है, चुनाव आयोग की जो संस्था है, इसको भारत सरकार चला रही है, प्रधानमंत्री महोदय चला रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही चिंता की बात है। देशवासियों को इसको बहुत गंभीरता से लेना होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ था इस देश में, कभी नहीं हुआ था। ये पहला मौका है। आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री महोदय के यानी कि पीएमओ के कार्यालय से एक सेक्रेटरी का फ़ोन आता है और उसके बाद चुनाव आयोग के अधिकारी, चुनाव आयोग के हर्ताकर्ता वहाँ जाकर के मीटिंग करके आते हैं। ये दुखद है, ये बहुत ही दुखद है, ये शर्मनाक है। यानी चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त कोई भी प्रधानमंत्री के बुलावे से या किसी उनके अधिकारी के बुलावे से कैसे जा सकते हैं, क्यों जा सकते हैं? अब हालांकि इसमें बयान इनका ये आया था मुख्य चुनाव आयुक्त का कि हम पहले जो बात थी, वो जो फ़ोन था, हमने वैसे ऑनलाइन कुछ बातें की थी और बाद में हम इनफॉर्मल गए थे वहाँ पर। इनफॉर्मल क्या होता है? यानी चुनाव आयोग और पीएमओ के बीच में इनफॉर्मल क्या होता है? ये कोई प्राइवेट एजेंसी थोड़ी है, सरकार की एजेंसी है, जनता की एजेंसी है। ये जनता को के प्रति जवाबदेह है। पीएमओ भी जनता के प्रति जवाबदेह है। इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग भी जनता के प्रति जवाबदेह है। तो इनफॉर्मल क्या होता है? वो कोई पार्क थोड़ा ही था, कोई पिकनिक थोड़ी थी कि आप पिकनिक मनाने चले गए। यानी हमारे 3 जो अधिकारी, 3 जो इनके चुनाव आयोग को चलाने वाले हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और मिस्टर पांडे, अनूप चंद्र पांडे। ये 3 मुख्य हर्ताकर्ता हैं। तो ये कैसे चले गए वहाँ पर? क्यों गए उनके बुलावे से? इसका मतलब कंप्लीट सेटिंग वही होती है। इससे ज़्यादा सबूत और क्या चाहिए हमें? चुनाव को 7 चरणों में किया गया है उत्तर प्रदेश का। किस डेट पर कहाँ का चुनाव होना है, कौन सा पहले चरण में रखने हैं, कौन से इलाके, कौन से दूसरे में, तीसरे में, आखिरी तक किस किस में रखने हैं, ये सब प्रधानमंत्री महोदय के वहाँ से सेटिंग हो के आई है। सब वहाँ से तैयार किया गया है। इन्होंने केवल अनाउंस किया है, केवल घोषणा की है। प्रोग्राम सारा वहाँ से बना है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है इस देश का? यानी दखलंदाजी वहीं से शुरू हो चुकी थी, चुनाव की घोषणा से पहले से ही, और उसके बाद आखिरी तक दखलंदाजी रही है। 7 मार्च को जब चुनाव हुए हैं, ख़त्म आखिरी दिन, यानी उत्तर प्रदेश के 7वें चरण का जो आखिरी मतलब चुनाव था, उसके तुरंत बाद जो एग्जिट पोल आए हैं, वो एग्जिट पोल सरकार ने कह के कराए हैं। इन्होंने उसके अंदर पता न्यूज़ मिली थी 20 करोड़ का कहीं इनका कोई लेना देना हुआ है और इनकी पसंद के मुताबिक, क्योंकि ईवीएम की सेटिंग कराई जा चुकी थी और ईवीएम की सेटिंग से अचानक किसी को झटका ना लगे, क्योंकि इनका जो माहौल था चुनाव के दौरान पूरे देश ने देखा है। इनको कई रैलियों में इनकी भीड़ नहीं आ रही थी, कई बार इनको भीड़ की वजह से रैलियाँ कैंसिल करनी पड़ी थी, कई इनको इनके नेताओं को गांव में लोग घुसने नहीं दे रहे थे। तो सबको पता था कि अचानक से अगर रिजल्ट आ जाएंगे ईवीएम के द्वारा तो लोगों को यकीन नहीं होगा। इसलिए लोगों का यकीन पक्का हो जाए, एक परसेप्शन बन जाए उनके बीच में कि यस बीजेपी लीड कर रही है, बीजेपी जीत रही है। उस परसेप्शन, वो परसेप्शन कायम करने के लिए जो एग्जिट पोल थे 7 मार्च को, वो सोची समझी चाल थी, सोची समझी प्लानिंग के तहत वो हुआ है। ये सच में बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। आपको ध्यान होगा। अब ये एक और गंभीर बात इसके अंदर है कि वर्तमान में चुनाव आयोग की जो टीम है, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त, तीनों उत्तर प्रदेश से हैं। ये संविधान के खिलाफ है। क्यों है तीनों उत्तर प्रदेश से? क्यों अलग अलग राज्यों से नहीं लाए जा सकते यहाँ? इसमें कम से कम भी एक तो साउथ से कम होना चाहिए, ईस्ट से कम एक होना चाहिए, इसके अलावा वेस्ट से या फिर जेएंड के साइड से इधर से होना चाहिए। क्यों एक ही राज्य के
तीनों चुनाव आयोग के अंदर पूरी टीम है, ये सवालिया निशान है इसके ऊपर। ये सवालों के घेरे में है सरकार। मैं मांग करूंगा, क्यों आपने एक ही जगह के एक ही स्टेट के तीनों को लगाया है? इसके पीछे इनकी सोची समझी चाल थी। देखिए, चुनाव के दौरान आपने सुना होगा कई बार बहुत सारे उम्मीदवार वोट डालने के लिए, ये अपने जो वोटर थे, मतदाता, वोट डालने पहुंचे हैं और उनके जो लिस्ट में उनके नाम नहीं मिले हैं। और ये चीज़ें अखबारों में भी कई बार निकली थी कि बहुत सारे वोट काटे गए हैं। और कुछ हमें ये भी सुनने में आया था कि ये जो चुनाव आयुक्त जो लगाए हैं, इनको कहीं कोई टास्क दिया गया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के काडर के हैं ये, इनको सारा पता है वहाँ की। तो ये कुछ ना कुछ ऐसी बात है, ये मिली भगत है कुछ ना कुछ। ये वोट जो काटे गए हैं, यानी जो इनके विरोधी थे उनके वोट काटे गए हैं। और वोट काटने में भी इन्होंने पूरी समझदारी से काम लिया है। वोट उसके नहीं काटे गए हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या स्मार्ट लोग हैं या किसी दलों के हैं, क्योंकि वो तो शोर मचा देंगे, हंगामा कर देंगे। वोट उनके काटे गए हैं जो इनके खिलाफ भी हैं, यानी वो बीजेपी की वोट नहीं थी और साधारण लोग थे, बिना पढ़े लिखे थे, सीधे साधे लोग थे, ताकि वो शोर नहीं मचाएंगे। वो जब वहाँ चुनाव में जब मतदान करने गए हैं, पता लग गया है और वो वापस आ गए हैं। उनको जो भी जवाब दिया गया वो वापस आ गए हैं। ऐसे लोगों के मत काटे। अब आप लगाइए, एक एक बूथ पर अगर 30 से 40 वोट भी कट गए तो आप लगा लीजिए, एक विधानसभा क्षेत्र में 450 से 500 के करीब बूथ होते हैं, तो उसमें एक विधानसभा क्षेत्र में कितनी वोट काटी जा चुकी हैं जो कि इनके खिलाफ जानी थी। ये गंभीर सवाल है। मैं देशवासियों से निवेदन करूंगा, इसके ऊपर आप गंभीरता से इसके ऊपर गौर करें और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। ये प्रजातंत्र नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यानी हर चीज़ को सरकार जो आज कुर्सी पर बैठी है, उनके पास ये अधिकार कहाँ से आ गया कि वो हर चीज़ को अपनी मर्जी से सेट करें। अगर वो आज कुर्सी पर बैठे हैं, शासन का वो मतलब शासन वो चला रहे हैं, तो उसमें ये नहीं है कि वो जिसके साथ जो मर्जी सलूक करें, जिसको चाहे उसको रोटी खाने दें, जिसको चाहे उसकी रोटी छीन लें। ये अधिकार किसने दिया है? संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि ये संविधान को निकालते ही नहीं है। संविधान इन्होंने 7 तालों के अंदर बंद करके रखा हुआ है जब से ये सरकार आई है। शर्म की बात है ये शर्म की बात है। और अपने आप को देशभक्त बताते हैं, ये कहाँ से देशभक्त आ गई है? तो ये बहुत बड़े सवालिया निशान है। हमें इनसे जवाब मांगना होगा। तीनों इलेक्शन कमीशन के जो मुख्य हैं, तीनों के तीनों एक ही राज्य से क्यों हैं? क्या इसके पास सोची समझी कोई चाल नहीं है? क्या इसमें कोई धांधली नजर नहीं आ रही है कि इन्होंने जो किया है एक बिल्कुल सटीक के तहत, इनको पता था काम कुछ किया नहीं है, वोट इनको मिलने नहीं है और इनकी हार निश्चित थी क्योंकि 2024 इनके हाथ से निकल जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश निकल जाता तो हाथ से इनके अब भी निकलेगा। इनको हम नहीं रहने देंगे। अब हम पूरी मुहिम एक अलग तरीके से चलाएंगे। बहुत हो चुका है अत्याचार। 8 साल हो गए। दूसरा टेन्योर जो इन्होंने धांधलेबाजी से दिया है उसके भी 3 साल हो गए। अब 2 साल बाकी हैं। 2 साल में इस सरकार को सबक सिखाना होगा। इनको इनकी औकात बतानी होगी। ये किस रास्ते पर जा रहे हैं, इनको वो रास्ता बताना होगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, देश को कहाँ लेके जा रहे हो। ये शर्म की बात है। तीनों चुनाव आयोग के जो मुख्य अधिकारी हैं वो एक ही स्टेट के हैं और वोट जो काटी गई है वो क्यों काटी गई है, ये भी केस जाना चाहिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास। वोट क्यों काटी गई है, किस आधार पर काटी गई है। और इसके बाद जब कहीं ग्राउंड में ये थे ही नहीं तो इनके वोट डालने के लिए कौन आया? मशीनों में वोट किसने डाला? किसने मशीनों के अंदर वोट भर दिया इनको? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल के ऊपर मैं पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा, आप सब सड़कों पर आइए। हम ये गंभीरता से लड़ाई लड़ेंगे और ये जो चुनाव हुए हैं इनको हम रद्द कराएंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास जाकर के रद्द कराएंगे, क्योंकि ये धांधलेबाजी के चुनाव है, ईमानदारी के चुनाव नहीं है। ये जनता ने उनको वोट नहीं दिया जिनकी जीत इन्होंने दिखाई है, जिनको इन्होंने विजयी होते दिखाया है, उनको जनता ने वोट नहीं दिया, मशीन ने वोट दिया है। तो मशीन की वोट से प्रजातंत्र नहीं चलता है, मशीन की वोट से ये लोकतंत्र नहीं चलता है। और देखिए, सोचने की बात है, जिन देशों ने वो इसका ईवीएम मशीन का जिसकी खोज की थी, उन्होंने भी एक बार से ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं किया है, एक चुनाव से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो समझ गए कि ये प्रजातंत्र के लिए खतरा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, लोगों की भावनाओं के ऊपर चोट है। लेकिन भारत की सरकार, चाहे वो कोई भी सरकार है, वो इसको क्यों बैन नहीं करना चाह रही है? वो ईवीएम को बैन क्यों नहीं करना चाह रही है? क्योंकि इनकी दुकानें चल रही हैं, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं। इनको मालूम है जनता तो देगी, काम देख करके देगी, ईवीएम मशीन देगी उसकी खातिरदारी देख करके।
ईवीएम मशीन की सेवा करते हैं, उनकी खातिरदारी करते हैं, वो इनको वोट देती है। लेकिन जनता ऐसे नहीं देगी, जनता इनका हिसाब लेगी। क्या किया है 5 साल में, आए थे क्या बोल के आए थे, अब किया तो क्या किया है, बाकी नहीं किया तो क्यों नहीं किया, सवाल करेगी जनता, उसके बाद वोट देगी जो उनको सही जचेगा। लेकिन ये सच में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और हमें इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना होगा और इस लड़ाई को हमें आगे तक ले जाना होगा। यानी इससे पहले आपने 2019 में भी देखा होगा, चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा, उन्होंने बहुत बार, यानी ये तो खुद उनकी टीम थी। आज जो तीनों टीम हैं वो तीनों एक ही राज्य के हैं, एक ही स्वर में काम कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम अशोक लवासा जो थे वो बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे थे। उन्होंने कई बार आवाज़ उठाई है 2019 के लोकसभा के चुनाव के दौरान, मगर उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। सरकार क्यों सुनेगी, वो सरकार के खिलाफ थे, वो सच्चाई पर ईमानदारी पर थे और सरकार बेईमानी चाहती थी। सरकार चाहती थी यस मैन, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए, मगर वो यस मैन नहीं थे, उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। ये सच में चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं रहा है, स्वायत्त संस्था नहीं रही है, ये हमारे लिए बहुत ही दुख का कारण है। इसका मतलब ये जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे ये उसी तरीके से करते रहेंगे और इस तरीके से 100 साल तक भी कोई बीजेपी को हरा नहीं सकता, क्योंकि मशीन इनकी सेवा में है। हमें मशीन को बैन कराना होगा, मशीन को हटवाना होगा। अगर देश को बचाना है तो ईवीएम को भगाना होगा। जब तक ईवीएम है देश नहीं बचेगा, देश खतरे में है। आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। बाबा साहब जिस संविधान को बना के गए थे, सबको एक नज़र से देखा था उन्होंने, सबके लिए हक दिए थे इसमें। आज उस संविधान को बर्बाद किया जा रहा है। हमें संविधान को बचाना होगा, महान शहीदों की कुर्बानी को हमें कामयाब करना होगा। उनकी जो शहादत थी उसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हमारी यही है कि इस देश को एक स्वच्छ शासन मिले, गंदगी वाला शासन नहीं है। जो गंदगी राजनीति में है इसको हमें उखाड़ना होगा, इस गंदगी को फेंकना होगा बाहर निकाल के। तो मैं उम्मीद लगाता हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे और ज़रूर इस लड़ाई में आप शामिल होंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।